नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर किसानों ने 2 पुलिस वालों पर हमला कर दिया। बता दें कि धरना स्थल की फोटो खींचने के दौरान प्रदर्शनकारी किसानों के समूह ने दिल्ली पुलिस की स्पेशल ब्रांच के 2 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टरों पर कथित रूप से हमला किया। घटना 10 जून की है। इस संबंध में नरेला थाने में FIR दर्ज कराई गई है। घटना के संबंध में भाकियू नेता राकेश टिकैत ने कहा कि वो पुलिसकर्मी सिविल ड्रेस में होंगे। उनको लगा होगा कि चैनल के लोग हैं और हमें गलत तरह से दिखाते हैं। हमारे लोग मारपीट नहीं करते। पुलिस और सरकार किसानों को भड़काना चाहते हैं। अगर पुलिस कई दिनों से प्रदर्शन स्थल का दौरा कर रही है तो संपर्क स्थापित किया जाना चाहिए था। वो FIR दर्ज कर सकते हैं, लेकिन उसमें लिखने के लिए कुछ होना चाहिए। दिल्ली के लाजपत नगर में भीषण आग लगने से बड़ी बड़ी कंपनियों की दुकानें आग की चपेट में आ गई। लाजपत नगर में स्थित एक 4 मंजिला दुकान में आग लगने से ग्राउंड पर स्थित शोरूम समेत 5 बड़े शोरूम में आग लग गई। यह आग सुबह 10:20 पर लगी। इसके बाद 3 घंटे की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। सभी 5 शोरूम और दुकानें पूरी तरह से जलकर खाक हो गए। करीब 30 से अधिक फायर ब्रिगेड वाहनों की मदद से आग पर काबू पाया गया। अधिकारियों के अनुसार तेज हवा के कारण आग बुझाना कुछ अधिक मुश्किल रहा। इत्तेफाक से कोई भी आदमी इस आग की चपेट में नहीं आया। हालांकि करोड़ों का सामान जलकर राख हो गया है। जानकारी के अनुसार ग्राउंड फ्लोर पर स्थित शोरूम में किसी इलेक्ट्रिक मशीन में किसी कारण दिक्कत और आग लग गई, जो बाद में ऊपर के फ्लोर तक पहुंच गई। बिल्डिंग में आग लगने से कोई 1 किलोमीटर दूर तक धुआं ही धुआं फैल गया। फायर ब्रिगेड के अधिकारियों द्वारा आग लगने के पीछे के कारणों को जानने की जांच फिलहाल की जा रही है। दिल्ली में आने वाले 2-3 दिनों में मानसून के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें कि IMD के वरिष्ठ वैज्ञानिक RK जनामनी ने बताया कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली सहित उत्तर भारत में साउथ वेस्ट मानसून 14-15 जून तक पहुंचेगा। उन्होंने बताया, आज साउथ वेस्ट मानसून बंगाल की खाड़ी, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार के शेष हिस्सों में आगे बढ़ चुका है। कल यूपी और मध्य प्रदेश को कवर कर लेगा। कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की वजह से हालात काफी बिगड़ गए थे। अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी से उम्मीद से ज्यादा जाने गई। रोहतक IIM ने प्रदेश के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन का ऑडिट किया है। IIM ने इलाज के तरीकों लेकर भी शोध किया। शोध में कहा गया है कि अगर कोरोना मरीजों के इलाज में हाई फ्लो और लो फ्लो थेरेपी का इस्तेमाल किया जाए तो 20% तक ऑक्सीजन की बचत की जा सकती है। रोहतक में आज एक पहल पक्षियों के संरक्षण के नाम की शुरुआत की गई। ये पहल ADC ऑफिस जिला विकास भवन में की गई, जहां अतिरिक्त उपायुक्त महेंद्र पाल के सानिध्य में और नागरिक अस्पताल के SMO सहित तमाम लोगों की मौजूदगी में पक्षियों के लिए पात्र बनाए गए, जिसमें 4 पल्लों पर पक्षियों के खाने का बाजरा और मध्यम में पक्षियों के पीने के लिए पानी का पात्र बनाया गया, जिन्हें जिला विकास भवन के प्रांगण में और नागरिक अस्पताल के पार्क में वृक्षों पर टांग कर पक्षियों को समर्पित किया गया। श्रीमद शंकर स्वामी देवानंद तीर्थ धर्मार्थ ट्रस्ट के संचालन में डॉक्टर गोपाल कृष्ण की तरफ से कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पक्षियों के संरक्षण के लिए मुहिम चलाई गई ताकि लोगों में जागरूकता आए। पक्षियों को पर्यावरण के अनुसार, यानी कि जो पर्यावरण का जो संरक्षण होगा तो हमारा वातावरण भी शुद्ध होगा। तो पक्षियों के हमारी ट्रस्ट ने पक्षियों के लिए एक पहल शुरू की ताकि उनको जीवन जीने के लिए और दाना और जल समय पर मिले। तो हमने ADC जिला विकास भवन में उपायुक्त महेंद्र पाल सिंह जी से इस कार्यक्रम का हमने शुभारंभ करवाया और पहला हमने जिला विकास भवन के अंदर के प्रांगण में हमने ये पक्षियों का लगाकर लोगों में जागरूकता लाई। रोहतक में एक ही दिन में 2 फाइनेंसरों की दबंगई के मामले सामने आए हैं। जहां सापला में एक युवक ने फाइनेंसर के दबाव के चलते आत्महत्या कर ली, तो वहीं भिवानी चुंगी के पास न्यू राजेंद्र कॉलोनी में भी फाइनेंसर ने एक परिवार को जान से मारने की धमकी दी है, जिसके खिलाफ परिजनों ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। शिकायत में बताया गया है कि फाइनेंसर का पीड़ित के भाई के साथ लेन देन का कोई मामला था। हालांकि परिजनों का कहना है कि पूरे परिवार ने उसे बेदखल कर रखा है, लेकिन बावजूद इसके फाइनेंसर पूरे परिवार के साथ गाली गलौज करते हैं और जान से मारने की धमकी भी देते हैं। मेरा नाम सोनू है, मेरी मिसेज वर्षा और मेरे फादर और मेरी मदर और ये हमारे जो पड़ोसी हैं जो मौके पे मौजूद थे, ठीक है। और मेरे पास परसों कुछ लोग आए और उन्होंने हमारे से पैसे की डिमांड करी, जिसका हमें कोई पता नहीं। उसका जो हिसाब किताब है मेरे भाई से लेना देना है, जिसको मैंने बेदखल कर रखा है, ठीक है। हमने बेदखल कर रखा है पूरी फैमिली ने। उसके बावजूद हमारे पास आकर हमारे से पैसे मांगे और हमारे को पैसे ना देने की सूरत में जान से मारने की धमकी दी। में ये कहा गया कि आप आ जाइए, उनको बुला देते, आप राजीनामा कर लीजिए।
सर एक बात बताइए, आज वो राजीनामा करेंगे, कल अगर उन मेरे परिवार वालों को किसी को उन्होंने सेध दिया, जो झूठी रिपोर्टें लिखवा रखी है, आज वो आगे नहीं लिखवाएंगे। मेरे परिवार की सुरक्षा क्या हुई? हाँ जी, उनके साथ में कोई लेडीज नहीं थी। ठीक है, जो एफआईआर करवाई वो झूठी है? हाँ झूठी है, बिल्कुल झूठी है। उनके साथ में 4-5 आदमी थे। ठीक है, लेडीज कोई नहीं थी। जी हाँ, वो 4-5 आए थे, वो धमकी देने लगे, इनको मार पिटाई करने लगे। लेकिन जिस हिसाब से बोल रहे हैं हमारे साथ लेडीज़ थी, इन्होंने बेइज्जती की है, उनके साथ कोई लेडीज़ नहीं थी। लॉकडाउन में सरकार ने काफी हद तक छूट दी है, जिसके चलते बाजारों में मार्केट, सार्वजनिक स्थल, धार्मिक स्थल सब कुछ खुलना शुरू हो गया है। ऐसे में लोगों ने फिर से भीड़ जुटाना शुरू कर दिया है, जो कि सही नहीं है। कोरोना की दूसरी लहर पर सूझबूझ और सावधानी से नियंत्रण पाया गया, लेकिन अगर फिर से लापरवाही बरती गई तो तीसरी लहर आने में देर नहीं लगेगी। कोविड की तीसरी लहर को लेकर लगातार चर्चाएं भी तेज होने लगी हैं। प्रशासनिक अधिकारी और सरकार लगातार लोगों को कोविड नियमों का पालन करने के लिए जागरूक कर रहे हैं। हालांकि बाजारों में हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे। किला रोड, भिवानी स्टैंड, रेलवे रोड, झज्जर रोड, गांधी कैंप, सब्जी मंडी, गोहाना अड्डा बाजार, सभी जगह एक जैसे ही हालात हैं। तमाम लोग बाजारों में बिना मास्क के दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ट्रैफिक पुलिस चालान भी काट रही है, लेकिन बावजूद इसके लोग मनमानी से बाज नहीं आ रहे हैं। तो ये चालान कर रहे हैं, बिना हेलमेट के, बिना मास्क के जो आ रहे हैं, और जाम की भी स्थिति है उसको खलवा भी रहे हैं साथ साथ। ऐसा कोई स्थिति नहीं है, वो जाम को भी खलवा देते हैं और चालान भी करते हैं। बच्चों के जो बिना हेलमेट के हैं, बिना आरसी और लाइसेंस के हैं, बिना मास्क के हैं, उनके चालान कर रहे हैं। रोहतक का गांव मायना बदहाली के असुर हो रहा है, जहां पीने के पानी की समस्या काफी समय से बनी हुई है। काला मायना ने बताया कि गांव मायना में जहां जहां बूस्टर की लाइन है, उस एरिया में लोगों को पीने के पानी की भारी दिक्कत है। वहां पर लोगों को पीने के पानी का टैंकर खुद के पैसों से मंगवाना पड़ रहा है। जानकारी के अनुसार कई दिनों से बूस्टर की लाइन टूट गई थी, लेकिन अभी तक उसको ठीक नहीं करवाया गया है। ग्रामीणों ने बताया कि वो पिछले कई महीनों से पानी की दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी कई बार शिकायत भी की जा चुकी है, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है। ये गांव मायना में पानी की बहुत दिक्कत है, और ये गांव के जो समाज सेवी हैं वो गांव में पानी बूस्टर वो टैंकर भर के दे रहे हैं, और ये बूस्टर की जो लाइनें हैं वो ख़राब हो रखी हैं। काफ़ी दिन से पानी की दिक्कत हो रही है, तो हमारे प्रशासन से यही डिमांड है कि इनको ठीक कराया जाए और जल्दी से जल्दी पानी प्रोवाइड किया। वहीं रोहतक के वार्ड नंबर 31 में भी पीने के पानी की काफी समस्या है, जिसके चलते कॉलोनी वासी काफी परेशान है। लंबे समय से पानी की किल्लत चल रही है। कई बार कॉलोनी वासियों की तरफ से इसकी शिकायत भी की जा चुकी है, लेकिन समाधान अभी तक नहीं निकल पाया है। कॉलोनी वासियों ने बताया कि पिछले कई महीनों से ये दिक्कत चल रही है। खुद के पैसों से पानी का टैंकर मंगवाना पड़ रहा है, लेकिन अधिकारी मामले में कोई सुध नहीं ले रहे हैं। पानी की समस्या है, तो कीमत किसी ने पूछ ले, मैं तो कत्ते कदम हो रही। कितने दिन तक हो गया? 4-5 साल हो लिए मेरे बेटा। तो जब इसकी कहीं शिकायत या एमसी को जई तक कर लिया, एमसी के जा लिए, कई बार जा लिए बेटा, तो फिर कोई भी कोई कोना ही नहीं। 4-5 साल हो गए पानी नहीं आंदा। तो कहीं शिकायत दी हो आपने? शिकायत तो दी बेटा, जई तक भी कही है, एमसी तक भी कही है। सारा तो कहीं रोड पर तो पानी लिया, पानी नहीं कितना पानी। और लगातार हमने जी साहब को भी बोला है, पानी जल विभाग में को भी बोला है, डीसी ऑफिस में भी गए हैं, तो कोई हल नहीं निकाल रहे। कह देते हैं आएंगे, कल आएंगे, परसों आएंगे, पर कोई हल नहीं निकल रहा इसका। और जल से पूरी कॉलोनी बहुत ज़्यादा परेशान है, और इसका मतलब भाई जल्द से जल्द कोई हल निकल जाए तो अच्छी बात है। रोहतक में सिविल रोड स्थित सेंटर्स चर्च में वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सीएमओ ऑफिस से आई डॉक्टर भंवर सिंह की टीम ने लोगों को वैक्सीन लगाई। चर्च में पहली बार कोवैक्सीन काफी संख्या में लगाई गई। चर्च के फादर वरुण एल्फ्रेड और समाजसेवी राजीव जैन की अगुवाई में वैक्सीन लगवाई गई। चर्च के फादर वरुण एल्फ्रेड ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवाकर लोगों को कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन लगवाने का संदेश दिया। साथ ही सीएमओ का धन्यवाद किया। क्योंकि हम सब जानते हैं कि इस पूरे संसार में महामारी इतनी बुरी तरह फैली है, लेकिन प्रभु का अनुग्रह सब पर है, और उसने ये अलग अलग तरह की हमारे जीवन में ये वैक्सीन जो है तैयार की गई है, और आज हमें अवसर मिला है कि हम इस वैक्सीन को लगवा सकें। मैं धन्यवाद करता हूँ सीएमओ साहब का, मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे राजीव जैन जी का, जिनके द्वारा हमें ये अवसर मिला कि उन्होंने इस पूरे वैक्सीन को लगाने का हमारे चर्च में, जो ऑल सेंट्स चर्च रोहतक में है और लगभग 150 साल पुराना चर्च है, और यहाँ पे हमें ये वैक्सीन उपलब्ध कराई गई। कोरोना महामारी में गौशाला में अनोखी शादी देखने के बाद रोहतक में प्रेरित होकर गांव पहरावर की गौशाला में भंडारे का आयोजन किया गया।
जिसमें सबसे पहले गौमाता का पूजन किया गया, उनको भोग लगाया गया। फिर मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद लेकर समस्त ग्रामवासी और गौशाला के सेवकों को भोजन खिलाया गया। नवीन कौशिक की तरफ से इस भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें गांववासियों सहित समाजसेवी राकेश शर्मा, गुलशन नारंग और अपरा लुम्बा पहुंचे। इस मौके पर कोरोना महामारी से अपनी जान गंवा देने वाली पुण्य आत्माओं को श्रद्धांजलि दी गई। नवीन कौशिक ने कहा कि गांव की 2-2 गौशालाओं और ग्रामवासियों की सूझबूझ से ही महामारी को गांव में प्रवेश नहीं होने दिया गया। इस मौके पर राजेश लुम्बा टीनू ने सभी ग्रामवासियों का तहे दिल से धन्यवाद किया। टीनू लुम्बा ने कहा कि 6000 के करीब गोवंश सभी बीमारियों को अपने पास रख लेते हैं और गांव को सुरक्षित रखते हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण मैं खुद हूं। वहीं नवीन कौशिक ने आज परिवार सहित गोवंश का आशीर्वाद लिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।